Hello everyone, welcome to another video of Hindu analysis। जो पहला हमारा आज का हेडलाइन है वो है कि एटलीस्ट 12 माओइस्ट किल्ड इन बीजापुर। अभी माओइज्म जो है या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो सिक्योरिटी का पेपर 3 का टॉपिक है। ये प्योरली मेंस का टॉपिक है। इसमें आपको पहले भी हम बताए हैं कि क्या प्रिपेयर करना है, उसका कॉजेज, उसका मेन जो फीचर्स है, सरकार क्या कर रही है, ग्रे हाउंड्स है या कोबरा बटालियन है, अभी उसका क्या स्टेटस है, सरेंडर पॉलिसी क्या है, ये सब आपको प्रिपेयर करना है मेंस के पर्सपेक्टिव से। अभी कल के वीडियो में हम बोले थे कि ये जो संचार साथी वाला है ये या तो विड्रॉ हो जाएगा, तो गवर्नमेंट विड्रॉज ऑर्डर टू इंस्टॉल संचार साथी ऐप। और इसके बाद आज यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट सी केओस। इंडिगो ने 200 से ज़्यादा या 200 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया, तो उसके कारण हंगामा मच गया था। प्राइसेस टिकट्स के 1 लाख तक पहुंच गए थे। यहाँ देखिए डिपोर्टेड प्रेग्नेंट वुमेन टू बी ब्रॉट बैक। अभी ये जो ब्रॉड ये इलीगल माइग्रेंट का है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उसको वापस लेके आओ। लेकिन यहाँ जो आपको फोकस करना है वो है रेफ्यूजी कन्वेंशन पे। ये 1955 का कन्वेंशन है, लेकिन ये केवल रेफ्यूजीज मतलब कौन, जो वॉर से भाग रहे हैं, एनवायरमेंट प्रॉब्लम से भाग रहे हैं या प्रोसिक्यूशन से भाग रहे हैं, तो वो होते हैं रेफ्यूजीज। लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये है जो बिना किसी पेपर के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के किसी दूसरे कंट्री में एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा कि रेफ्यूजी कन्वेंशन 1955 का क्या है। एडिटोरियल पे चलते हैं। एडिटोरियल आज का जो है फिर से दित्वा पे है। दित्वा का हम लोग पहले भी दो बात हुआ ही है, क्योंकि हर रोज ये न्यूज़ में है। तो साइक्लोन के बारे में हम आपको बताए थे कि साइक्लोन में आपको पहले पढ़ना है कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। इसके अलावा आपको पढ़ना है इनका फॉर्मेशन। इसके अलावा आप डायग्राम बनाओ अच्छे से। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसका रीजन्स कौन कौन से अफेक्टेड होते हैं। तो जैसे इक्वेटर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है। तो इसका जो नेसेसरी प्रीकंडीशंस, ये आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन का है कि 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए, मिनिमम विंड शेयर होना चाहिए। तो ये आप देखना, ये एनसीईआरटी में शायद दिया हुआ है, अगर नहीं है वहाँ पे तो आपको कवर करना पड़ेगा। टेम्परेट साइक्लोन तो नहीं है, ये मेरे को मालूम है। उसके अलावा यहाँ पे चेन्नई के फ्लडिंग्स के बारे में है। चेन्नई में फ्लड्स हुए थे, उसके ऊपर कुछ कुछ है, क्योंकि चेन्नई में भी बहुत सारा बारिश हुआ है। तो इसमें आपको फोकस करना है किस पे, अर्बन फ्लडिंग एज ए डिजास्टर पे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली ये सब लोग हैं, लेकिन अर्बन फ्लडिंग में फिर आप क्या क्या पढ़ोगे। अर्बन फ्लडिंग में आपको पढ़ना है कॉजेज। कॉजेज में आप एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज को और नेचुरल कॉजेज को अलग करोगे। ये आंसर आपका सुंदर बनाता है, कोई वैसा कंपल्सन नहीं है, लेकिन ये अच्छा लगता है आंसर देखने में। उसके बाद एरियाज अफेक्टेड में तो कोई भी अर्बन एरिया आ जाएगा। इसमें एनडीएमए का गाइडलाइंस है, वो आप पढ़िए। उसमें हम कल बताए थे कि हर डिजास्टर का एक है, आप उसमें से एक कॉमन 8-10 पॉइंट निकाल लीजिए और वो आपका काम, इट विल सफाइस फॉर मेंस आंसर राइटिंग। इसके अलावा अगर एडिटोरियल 2 पे चले, टेकिंग द लीप, डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस दैट इम्पीड लाइव्स ऑफ दोज विथ लेप्रेसी मस्ट गो। ये एडिटोरियल जो है उसके बारे में है। लेप्रेसी एक बीमारी होता है जिसमें शरीर का पार्ट जो है वो डिके करना स्टार्ट हो जाता है। ये होता है इससे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसे। इसमें एक टर्म जो जो अच्छा मेरे को लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, वो है एनएचआरसी। एनएचआरसी का 2-3 दिन पहले भी न्यूज में था, अभी फिर से ये हमेशा न्यूज में रहेगा।
कुछ बॉडीज हमेशा न्यूज में रहते हैं, तो उसको आप प्रिपेयर करके रखो। उसके अलावा होता है SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये दोनों आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, वहां से आप लोग कवर कर लेना। अ डिसमेंटलिंग ऑफ द बेस ऑफ एनवायरमेंट, सॉरी, ये एक जजमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है वो इलीगल है, मतलब लॉफुल नहीं है। तो उसमें क्या, एक्स पोस्ट फैक्टो क्या हुआ कि आपने कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, आप स्टार्ट कर दिए और आपने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया, और उसके बाद जब आपको समय मिला या जब आपको सुविधा हुई, आप जाके इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले रहे हो। तो ये अलाउ कर रही थी सरकार, तो इसको वो बोले सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, ये गलत है। अभी क्या हुआ है कि एक नया बेंच बना और उसने इस जजमेंट को ओवरटर्न कर लिया कि हाँ, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एक्स पोस्ट फैक्टो वे में लिया जा सकता है। तो ये वही है कि इसका क्या प्रॉब्लम्स आएगा, क्या इश्यूज आएंगे, इसमें क्या लीगल चैलेंजेस है। इसमें जो टर्म्स मेरे को न्यूज में लगे ना, पहला तो यही है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ये आपको पता रहना चाहिए। उसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये मेंस का टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, ये आप प्रिपेयर करिए। इसमें 2 बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इसको आप मेंस में 2 बार आया है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। ये फिर से पूछेगा ही यूपीएससी, आज न कल जरूर पूछेगा। ये जो EIA है, ये EIA नोटिफिकेशन 2006 के तहत आया है, तो ये एक बार देख लेना, नॉट इम्पोर्टेंट एज सच। आपको शंकर IAS बुक में मिल जाएगा, या और भी जैसे टाटा का है, मैग्रो हिल बुक है, उसमें भी उसका एनवायरनमेंट का एक बुक है, वो भी ठीक है। ऐसे शंकर IAS आई थिंक इज द बेस्ट। इसके अलावा आर्टिकल 21 भी मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आर्टिकल 21 में आप जानते हैं कि बहुत ब्रॉड है, जो भी है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है, राइट टू साइलेंस है, जितना तरह का राइट होता है जहाँ और किसी में फिट नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 में घुसा देती है। तो आर्टिकल 21 को आप पढ़ो, लक्ष्मीकांत में एक लंबा चौड़ा लिस्ट भी है कि इसके अंडर क्या आता है। और एक बार यूपीएससी पूछा भी है प्री में कि राइट टू मैरी अकॉर्डिंग टू वंस चॉइस फॉल्स अंडर विच राइट। तो ये पूछेगा यूपीएससी को, फंडामेंटल राइट्स इज अ वेरी फेवरेट टॉपिक, और यूपीएससी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछने लगा है फंडामेंटल पॉलिटी में। तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ो, वो अच्छा है, लेकिन उसके बाद आप बेयर एक्ट भी पढ़ो। देखो, बेयर एक्ट पहली बार पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा ढंग से प्रोबेबली आपको, क्योंकि उसमें कॉमा 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 करके सेंटेंस बहुत लंबा होता है। तोड़ तोड़ के पढ़ो, बार बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा। बेयर एक्ट पढ़ो, फायदा होगा। इसके अलावा एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का नाम, ऑफिशियल नाम था UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, और इसमें जो हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो यहीं पे जन्म लिया था। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उसको पहली बार रेज किया गया था। ठीक है, तो ये आप स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पे मत जाओ अब, क्योंकि वो बहुत, अब मेरे को नहीं लगता पूछेगा, लेकिन ये फॉर्डर पॉइंट हो सकता है आपके मेंस के लिए। UNEP के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कौन सा रिपोर्ट्स निकालता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नीचे अगर आए, इसके द क्लाइमेट इज ब्रीचिंग द वॉल ऑफ अर्बन मैट्रिक्स, बेसिकली ये अर्बन एरियाज के बारे में बात कर रहा है कि कैसे क्लाइमेटिक जो डिजास्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज को असर कर रहे हैं। मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगा, एक जो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो UN हैबिटेट एक बॉडी है, इसका 1-2 दिन पहले भी चर्चा हुआ था। UN हैबिटेट, उसका एक सिटी प्रोस्पेरिटी इंडेक्स है। यूपीएससी डायरेक्ट पूछेगा कि सिटी प्रोस्पेरिटी इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय ABCD, ये आपको याद रहना चाहिए। UN हैबिटेट, इसमें 2 और इंडेक्स का बात है, एक रॉकफेलर का है जो रॉकफेलर फाउंडेशन पब्लिश करता है, और एक शायद इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का है, मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगा, आप लोग भी उस पर ध्यान मत दो। ये वाला याद रखो, UN हैबिटेट सिटी प्रोस्पेरिटी इंडेक्स, इतना काम चल जाएगा। A missing link in India's mineral mission, this is a very important news, क्योंकि आजकल क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये बहुत न्यूज में चल रहा है। तो ये पहला, तो आप कुछ दिन पहले अभी स्कीम आया था रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स पे, इसको आप प्रिपेयर करो अच्छे से, कि यूपीएससी डायरेक्ट सवाल भी पूछता है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स, द मेन फीचर्स ऑफ सो एंड सो प्रोग्राम, ऑफ सो एंड सो पॉलिसी या स्कीम, मेंस में डायरेक्ट पूछ देता है कभी कभार, प्री में भी पूछता है।
मेंस में भी पूछता है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, ये आप गूगल सर्च करो, सिंपल। देखिए हम यहाँ पे लिख सकते थे कि क्या होता है, लेकिन हम लिखना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप लोग फिर खुद से नहीं देखोगे। तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स आप ढूंढो क्या होता है। G20 हर साल होता है। आप G20 तो आपने आई होप कि प्रिपेयर किया हो, अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसमें एक G20 में फ्रेमवर्क ऑन क्रिटिकल मिनरल्स आया है, तो उसको आप थोड़ा देख लो, वो अच्छा रहेगा आपको। ये एक सिंपल सवाल भी बन सकता है इसमें कि फ्रेमवर्क ऑन क्रिटिकल मिनरल्स इज अंडर विच ऑफ द इंस्टीट्यूट, और 4-5 UN, G20, एशियान, ये सब ऐसा 4 लिख के दे देगा और आपको वो करना होगा मैच जो सही होगा। इसमें स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी बन सकता है मेंस में कि क्रिटिकल मिनरल्स में, और ये आप फॉर्डर पॉइंट के तौर पे भी यूज कर सकते हो मेंस में, मेंस आंसर राइटिंग में। उसके बाद एक जो लॉ का नाम है वो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है। ये मेरे को उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन जो इसका अमेंडमेंट भी आया है, तो आपको अगर लगे टाइम मिले तो आप देख लो। यहाँ पे इस आर्टिकल में कुछ क्रिटिकल मिनरल्स मेंशन किए हुए हैं: कॉपर, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम, रेयर अर्थ्स, जिरकोनियम। अब देखिए कॉपर, ग्रेनाइट, ये सब तो सिंगल स्टैंड अलोन, लेकिन ये जो रेयर अर्थ्स है ना, ये असल में 17 मिनरल्स हैं। इसको रेयर अर्थ इसलिए नहीं बोलते कि ये बहुत कम है, ये असल में है, एबेंडेंट है, लेकिन ये इतना वाइड स्प्रेड है ना कि इसको एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकली फीसिबल नहीं है, इसलिए रेयर अर्थ बोलते हैं। अभी इसका क्या है कि जैसे इंडिया में क्या सिस्टम है, इंडिया में जो है ना 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स बोला गया है। इसमें से एक जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट में 17 मिनरल्स आते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि 30 है क्रिटिकल मिनरल्स, उस 30 में एक है रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर 17 मिनरल्स हैं। तो इसको आपको क्लियर होना चाहिए। ये यूपीएससी पूछा है कि कौन सा माइनर मिनरल होता है, कौन सा मेजर मिनरल, ये पूछ चुका है। तो ये भी आप याद रखना थोड़ा बहुत कि एक होता है माइनर मिनरल जो स्टेट्स के अंडर रहता है, और एक होता है मेजर मिनरल जो यूनियन के अंडर होता है। तो ये आप देख लेना, इसका लिस्ट बहुत सारे मिनरल्स है, तो याद मत रखना, ऊपर ऊपर आपको एक बार पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लेना, बस इतना काफी होगा। उसके अलावा 2025 में ही लॉन्च हुआ है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये आप देख लेना, प्री में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है। उसके बाद economic offenders who fled India, it is not, I don't think this is important. Why has Airbus ordered upgrades to its aircraft? ये बेसिकली हुआ था कि इसका जो Airbus A320 है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसमें वो अपग्रेड किया था, फिर डीजीसीए भी उसमें डाला कि हाँ तुम इंडिया में भी कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपग्रेड करना है। लेकिन ये मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगा, मेरे को इम्पोर्टेंट लगा ये, वाई इज वोल्केनिक एश अ सेफ्टी कंसर्न फॉर फ्लाइट्स। फ्लाइट्स के लिए हमको नहीं जानना है इसको, हम इसमें हमको जानना है कि वोल्केनिज्म क्या होता है। देखिए वोल्केनिज्म आपको एक अलग चैप्टर ही है जियोमॉर्फोलॉजी में, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ वोल्केनो। फिर जो इरप्शन होता है उसका कंपोनेंट्स। फिर आप जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे प्लेट टेक्टोनिक्स। 5 तरह के होते हैं: ओशन, ओशियन कन्वर्जेंट, ओशन ओशियन डाइवर्जेंट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट, कॉन्टिनेंट ओशियन, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, और कॉन्टिनेंट ओशियन डाइवर्जेंट। ये आपको समझना पड़ेगा कि किसमें कौन सा टाइप ऑफ वोल्केनो होता है। अर्थक्वेक भी होता है, अर्थक्वेक के कारण वोल्केनिज्म भी होता है। जैसे अगर आप ओशियन ओशियन डाइवर्जेंट लोगे तो मिड ओशियनिक रिज में होता है, तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके अलावा ये शायद गलत है मेरे हिसाब से, कॉन्टिनेंट ये वाला इसको हटा दो आप, ये 4 होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होता है। फिर इसके आगे अगर बढ़े
वॉल्केनिज्म इसमें न्यूज में क्यों आया, तो यहाँ पे अगर आप इसका ये देखिएगा फर्स्ट पैराग्राफ कि ट्रैवलिंग फ्रॉम इथियोपिया, सॉरी, हाईली गुबी वोल्केनो इन नॉर्दर्न इथियोपिया इरप्टेड इन नियरली 12,000 ईयर्स, मतलब ये 12,000 साल में के बाद इरप्ट हुआ है। 12,000 साल मतलब आप समझ रहे हो कि जो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन जब हुआ था, ऑलमोस्ट न्यूलिथिक रेवोल्यूशन बोलते हैं जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, ये तब का बात कर रहा है, तब इरप्ट हुआ था और आज इरप्ट हुआ है। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो मेजर जो रीसेंट वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं उसको डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना था, इलेबोरेट करना था, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो अभी फिर से ये हुआ है। ये आपको ये तो पता ही होना चाहिए हैली गुबी क्या होता है, वोल्केनिज्म आपको पता होना चाहिए, ओवरऑल आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। उसके अलावा इसमें दो और वोल्केनोस के नाम है, आई डोंट मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर वोल्केनो का ही नाम याद रखना है। इसमें एक चीज जो मेरे को लगा, उसके लिए ये गूगल से लिया हुआ है, डाउनलोड मतलब बस स्क्रीनशॉट है। ये इथियोपिया है जहाँ पे हुआ है, ये देखिए एरिट्रिया इसका बाउंड्री, सूडान, साउथ सूडान, सोमालिया। यूपीएससी क्या करेगा आपको, यहाँ पे ये जिबूटी है, ये नहीं लिखा हुआ है, ये जो ग्रीन पैच है ये वाला, ये जिबूटी है। अब ये क्या करेगा, पूछ देगा कि इथियोपिया का ओशियन से कनेक्शन है तो, या इथियोपिया इज द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री। अब आप सोचते रहोगे वहां पे बैठ के, यूपीएससी ऐसा देता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि अरे यार ये तो ऐसा पढ़े तो हैं इथियोपिया लेकिन याद नहीं है, तो ये सब आप ध्यान रखना। अब यहाँ आप पढ़ रहे हो तो ये रेड सी भी आप ध्यान रखना कि ये वाला जो पोर्शन है ये रेड सी है, ये वाला जो है ये बाब अल मंदब है, ऐसे इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आता है। ये आप पूरा आप मैपिंग देखते रहो, रोज आप मैप देखो, रोज कोई भी पोर्शन लो और उसको अच्छे से देखो। तो आप वोल्केनिज्म पढ़ो, थोड़ा मैपिंग करो। और ये हाया गुबली जो है ना, हाया गुबी, हाईली गुबी, ये नाम आप याद रखना। ये सिंपल पूछ देगा, ये भी पूछ सकता है कि द रिसेंटली सीन इन न्यूज हाया गुबी इज व्हाट, उसमें दे देगा बटरफ्लाई स्पीशीज, कैट स्पीशीज, वोल्केनो, आप सोचते रह जाओगे कि क्या, ऐसा ऐसा ऑप्शन देगा। उसके अलावा है अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर, वाई रीडिंग हिज वर्क केयरफुली इज इम्पोर्टेंट टुडे। अभी अंबेडकर पे पूछेंगे तो वो मेंस में ही पूछेंगे। अभी जैसे कुछ कुछ थिंकर्स हैं, अंबेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, ज्योतिबा फुले, राम मोहन रॉय, ये सारे जो थिंकर्स हैं ना, इसका बेसिक आपको पता रहना चाहिए कि भाई ये क्या है। गांधी जी पे तो ये लोग पूछते ही रहते हैं, प्री में एक बार पूछे थे तो कार्ल मार्क्स पे चले गए थे कि कार्ल मार्क्स और गांधी जी में क्या कॉमन है। तो आप ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई अंबेडकर और गांधी जी में क्या कॉमन है या क्या मेन डिफरेंस था। तो वो आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। जो मेन हमारे जो फाउंडिंग फादर्स है ना, उनका जो मेन आइडियाज हैं वो आपको पता रहना चाहिए। ये एथिक्स में भी दे सकते हैं, पेपर 4 में जीएस का, ये अंबेडकर का कोई कोट दे देंगे और नीचे लिख भी देंगे कि अंबेडकर का है और उसको एक्सप्लेन करो। वहाँ आप अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि अंबेडकर किस वे में सोच रहे थे तो आप नहीं लिख पाओगे, लिखोगे भी तो ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके बाद आते हैं नज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट सेंटर टू ब्रिंग बैक, ये वही है इलीगल माइग्रेंट का जो, फॉर बंगाली माइग्रेंट्स नॉट इम्पोर्टेंट, प्रोवाइड परमानेंट एड्रेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्टेट्स विल हैव टू अवॉइड। इसमें कुछ कुछ स्कीम्स हैं, मतलब एक तो समग्र शिक्षा अभियान है, एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये मेंशन किया हुआ है इसलिए हम बोल रहे हैं, मेरा दिमाग का नहीं है। पीएम श्री है, पीएम श्री बेसिकली क्या कर रहा है, स्कूल्स को अपग्रेड कर रहा है, मॉडल स्कूल्स बना रहा है। तो देख लेना आप थोड़ा बहुत, प्री के हिसाब से भी मेंस के हिसाब से भी, फॉर्डर पॉइंट के लिए याद रखो कि सरकार क्या कर रहा है, तो भाई पीएम श्री अभी लॉन्च हुआ है, क्या कर रहा है, तो हाँ भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं। एनसीबीसी, नेशनल काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी, ये पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी था। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट ने एक लॉ पारित किया, एक लॉ पास किया और तब ये बन गया। अभी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको क्या किया, 2018 में आया था, ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अब इसको मेंशन किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये एनसीबीसी कॉन्स्टिट्यूशन में अब लिखा हुआ है।
जो आप पहले का 102nd अमेंडमेंट के पहले देखते हैं तो उसमें आपको एनसीबीसी नहीं दिखता, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो आपको एनसीबीसी दिखेगा। कहाँ दिखेगा? तो आर्टिकल 338 बी में, 342 ए में। 342 ए क्या है? जैसे 341 ए, 341 में आप देखोगे तो एस सीज कौन है वो डिटरमाइन होता है, 342 तो एस टीज कौन है, 342 ए तो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। इसमें प्रेसिडेंट पहले एक लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद अगर उस लिस्ट को अमेंड करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है, तो वो पार्लियामेंट करती है। उसके बाद ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, कांग्रेस, पीएम मोदी, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, ये सब पे आप समय भी मत बर्बाद करो, वो हेडलाइन पढ़ो, आगे बढ़ो। Opposition leaders demand scrapping of new labor codes, center betraying बहुजन्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसमें एक टर्म मेरे को नया दिखा, आज तक हमको भी नहीं पता था, वो था एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमीशन। ये क्या होता है कि किसी भी मिनिस्ट्री को अगर फंड्स चाहिए या कोई नया एक्सपेंडिचर चाहिए तो वो इसके पास जाता है, इसको प्रपोजल देता है एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमीशन को। इसके बाद या तो वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में चले जाएगा या सीधा कैबिनेट में चले जाएगा और उसके बाद अप्रूवल मिलता है। तो बस इसका यही है। आप देख लेना कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है, ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर होगा। कौन बैठता है? तो इसके सेक्रेटरी हेड होते हैं, शायद इकोनॉमिक अफेयर्स वाले। तो आप देख लेना एक बार, कोई डेप्थ में नहीं पूछना, मेरे को लगता भी नहीं है कि ये पूछेगा, लेकिन यूपीएससी को आदत है, ऐसा ऐसा कोई टर्म्स होता है ना जो एक बार न्यूज में आया और चला गया, उसको यूपीएससी पूछ देता है। सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स इशू इन पे आउट्स फ्री केयर ऑफ एसिड अटैक। ये एसिड अटैक विक्टिम्स के बारे में न्यूज़ है कि उनको जो कंपनसेशन मिलना चाहिए लीगली वो नहीं मिल रहा है। कोर्ट रिलैक्सेस नॉर्म्स फॉर स्क्राइब्स, ये तो सेल्फ एविडेंट है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मेंस का टॉपिक है। क्यों है? तो प्रे बेस कम हो रहा है तो ह्यूमन हैबिटेट में आ जा रहे हैं, ह्यूमंस उनके हैबिटेट में चले जा रहे हैं, फॉरेस्ट फायर के कारण बाहर आ जा रहे हैं। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए, उसको क्या करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, गवर्नमेंट क्या कर रही है। सिंपल, बस आप 250 वर्ड्स 300 वर्ड्स में प्रिपेयर करो। Calcutta High Court sets aside order terminating 32,000 not important MP seeks safe return of 61 Indians। रशिया में कुछ लोगों को यूक्रेन का लड़ाई करने के लिए शामिल कर लिया था, तो उनको बोल रहा है कि भाई वापस लेके आओ सेफली, वही है न्यूज़ में। सिंकिंग रूपी अवेट्स क्लैरिटी ऑन ट्रेड डील। अभी देखिए ये क्या है, ट्रेड डील तो इंडिया यूएस का बात है, सिंकिंग रूपी मतलब रूपी का जो वैल्यू है वो गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। अभी कुछ देर पहले देखे थे तो 90.5 पहुंच गया था, उसके बाद शायद थोड़ा अप्रिशिएट किया है, इस पे बात करेंगे। हायर ड्यूटीज ऑन सिगरेट्स, ठीक है, वो विल बी शेयर्ड विद स्टेट्स बोल रही हैं। अब आगे देखिए, न्यू एयरपोर्ट टैरिफ फॉर्मूला नॉट इम्पोर्टेंट, स्मार्टफोन सेल्स नॉट इम्पोर्टेंट, डीओटी सेज इनकमिंग कॉल्स मस्ट शो केवाईसी नेम टू टैकल स्पैम, ठीक है, हमारे लिए ही है। एक्सचेंज रेट में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, ये होता है करेंसी एक्सचेंज रेट। इसमें होता है, पहले आप पढ़ोगे करेंसी मार्केट, या इसको करेंसी मार्केट नहीं बोलता है, इसको फॉरेक्स मार्केट बोलता है, या करेंसी मार्केट ही समझ लो। यहाँ पे खरीद बिक्री होता है करेंसीज का। इसके बाद आप पढ़ोगे एप्रिशिएट क्या होता है, डिप्रिशिएट क्या होता है। इसके बाद होगा रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन। अभी आपको पढ़ना पड़ेगा कि एप्रिसिएशन कब बोलते हैं, डिप्रिशिएशन कब बोलते हैं, रिवैल्यूएशन कब बोलते हैं, डिवैल्यूएशन कब बोलते हैं, दोनों में अंतर क्या है। बेसिक बता रहे हैं कि एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन होता है जब फ्री फ्लोटिंग होता है, ये होता है, सॉरी, ये होता है जब आपका फिक्स्ड रिजीम रहता है। तो बेसिकली एक्सचेंज रेट में ना आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से करो, इसमें फिर फॉरेक्स रिजर्व आएगा, सरकार कब, या आरबीआई, नॉट सरकार, आरबीआई कब फॉरेन करेंसीज बेचेगी, कब खरीदेगी। इसमें आप फिर करेंसी मार्केट है, इसमें जो होता है एक एक्सचेंज रेट रिजीम, ये पेग्ड हो सकता है,
ये फ्री फ्लोटिंग हो सकता है, ये मिक्स हो सकता है। इंडिया में ये है, यूएस में ये है। तो आप लोग इस पे फोकस करो। आपको हम पहले भी बताए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज, सेबी, और ये एक्सचेंज रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री के लिए। आप अच्छे से प्रिपेयर करो। और इकोनॉमी से लगभग 15-16 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से ये बहुत ज़्यादा आता है, 8, 10, 12 ऐसा ही, इसी सब पे आता है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपका करेंसी जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है आपके कंट्री का, तो आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा कि घटेगा। आपका करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है तो आपका इंपोर्ट घटेगा कि बढ़ेगा। ये सब आप खुद करो, ये पढ़ो आप इकोनॉमी का किताब से। आपको अगर सोर्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को मेल करो, मेरे को टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करो। इसके अलावा तो आज के लिए तो बस इतना ही है। जो रीजनल न्यूज़ था वो हम देखे थे, उसमें कुछ खास है नहीं आज। तो बिहार गवर्नमेंट, ये गंगा और यमुना का है, ऐसा मेरे को कुछ। ये जो है रिपील आईएसआई एक्ट, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में है। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इन मदुरई, कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ है। ममता, ओपीएस पॉलिटिकल लीडर हैं। इंडिगो केओस सेंट्स, देखिए 1.3 लाख रुपीज़ हो गया था टिकट का दाम। ये इनको जो भी हैं रेप के लिए इम्प्रिजनमेंट मिला है। दिल्ली रेसिडेंट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग पोल्यूशन, प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ होगा नहीं मगर। कर्नाटका टू एलोकेट लैंड, पब्लिक रिक्रूटमेंट, यूडीएफ, प्रेसिडेंट एम्फेसाइजेस इन। चलो ये वाला एक, इस पे तो कल या परसों भी बात हुआ था। इंडियन ओशन रीजन, इंडियन ओशन रीजन, इसके अलावा इंडो पैसिफिक, इसके अलावा क्वाड, एक ऑकस भी है, इसमें इंडिया नहीं है, ये आप देख सकते हो। ये है ऑकस, इसको सब आप देख लो। इंडो पैसिफिक अभी बहुत न्यूज़ में है। एक जो होता है, जो टर्म हमेशा आप आर्टिकल्स में पढ़ोगे, वो है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो आप गूगल सर्च करो कि ये क्या है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, क्वाड के कौन कौन से मेंबर्स हैं, ऑकस के कौन कौन से मेंबर्स हैं। इंडो पैसिफिक का कंसेप्शन उस दिन भी बोले थे, कोई अफ्रीका से लेके वेस्टर्न शोर्स ऑफ अमेरिका है, किसी का अलग सबका अलग अलग वो है, नीड्स है या प्रायोरिटीज़ हैं या इंटरेस्ट्स हैं। यूएस का अलग है, चाइना को कंट्रोल करना है। इंडिया का है, चाइना से, जापान भी चाइना को करना चाह रहा है। साउथ चाइना सी वाले जो फिलीपींस हैं, वियतनाम है, ये लोग का अपना इंटरेस्ट है, सबका इंटरेस्ट है। आप समझो कि इंडो पैसिफिक, कोई आर्टिकल आता है तो उसको पढ़ो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को मेल करो, मेरा मेल डिस्क्रिप्शन में रहता है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसमें आप मेरे को कोई भी डाउट पूछो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। और पढ़ो, जो भी हम बोल रहे हैं उसको पढ़ो। और हम बता नहीं रहे हैं आपको सारा चीज़, वो इसलिए है कि आप खुद से पढ़ो। हम अगर यहाँ पे जो आधा घंटा का वीडियो बनता है उसको 1.5 घंटा का बना करके आपको सारा पॉइंट, सारा आर्टिकल्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आपको बेयर एक्ट भी पढ़ा देंगे, लेकिन वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप मेल करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।